हेलो, नमस्कार साथियों। मैं नरेंद्र लेघा अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज आपके सामने एपिसोड नंबर 3 लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं और आपके पास में महीना रहेगा वो अगस्त का रहेगा आपके पास में करंट अफेयर्स का। और अपनी जो क्लास है राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए एक बेहतरीन क्लास साबित हो रही है। हर भर्ती में अपने करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो अपन आज शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 3 की। सबसे पहले अपन आज पढ़ेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2025। हाल फिलहाल में आपके पास में रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के आपके पास में ध्यान रखना है इसका कौन सा संस्करण है। कोई भी जब रिपोर्ट आती है तो उसका संस्करण भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैश्विक शांति सूचकांक है ये आपके पास में जो 2025 है इसका आपके पास में 19वां आपके पास में संस्करण जारी हुआ है। अब आपके पास में जो 19वां संस्करण है ये जारी कौन करता है तो आपके पास में ध्यान रखना है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, ये आपके पास में इसको जारी करता है। आपको याद रहे तो ठीक है और नहीं रहे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी जब रिपोर्ट आपके पास में आती है तो इसमें सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, भारत की स्थिति क्या है और आपके पास में निम्नतम स्थान किसने प्राप्त किया है। यदि वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की बात की जाए तो आपके पास में जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो आपके पास में किसने प्राप्त किया है, आइसलैंड ने। आपको नाम ध्यान रखना है आइसलैंड। आइसलैंड ने आपके पास में क्या है, शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब यदि अपने भारत की बात की जाए कि आपके पास में भारत है इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया है तो वैश्विक शांति सूचकांक में भारत ने 115वां स्थान प्राप्त किया। जो 2025 की रिपोर्ट है इसमें जो भारत का स्थान है वो आपके पास में कौन सा है, 115वां स्थान है। अब यदि निम्नतम स्थान की बात की जाए तो आपके पास में ध्यान रखना है कि जो रूस है, रूस ने सबसे आपके पास में निम्नतम स्थान प्राप्त किया है आपके पास में विश्व शांति सूचकांक के अंदर। तो आपको 3 आंकड़े याद ध्यान रखने हैं कि आपके पास में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, आप सभी मुझे बताओ, आइसलैंड ने। और भारत का स्थान 115वां है और आपके पास में जो रूस है इसने सबसे निम्नतम स्थान प्राप्त किया है। तो ये रिपोर्ट है आपको ध्यान रखनी है। यदि कोई विद्यार्थी आपके पास में एसएससी या फिर रेलवे या सेंट्रल की कोई तैयारी करता है तो ये रिपोर्टें काफी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से प्रश्न आपके पास में पूछे जाते हैं। अगला अपन यदि बात करें तो आपके पास में अगली रिपोर्ट आपके पास में है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 है आपके पास में। इसका कौन सा संस्करण है तो आपको ध्यान रखना है इसका 18वां संस्करण है। अब ये आपके पास में वैश्विक नवाचार सूचकांक है ये जारी कौन करता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो जारी करता है ये आपके पास में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है। ये आपके पास में क्या करता है, इस रिपोर्ट को जारी करता है। अब यदि यह पूछा जाए कि इसमें सबसे शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है तो आपके पास में वैश्विक नवाचार सूचकांक है इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया या प्रथम स्थान किया है वो स्विट्जरलैंड ने आपके पास में प्राप्त किया है। अब यदि पूछा जाए कि इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, क्योंकि भारत के रेस्पेक्ट में काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके पास में आंकड़ा, तो आपको ध्यान रखना है भारत ने 138वां स्थान प्राप्त किया है। यदि वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात की जाए तो भारत का जो स्थान रहेगा वो कौन सा रहेगा, 138वां रहेगा। इसके बाद में यदि पूछा जाए कि निम्नतम स्थान किसने प्राप्त किया है तो आपके पास में है नाइजर। जो नाइजर है इसने आपके पास में निम्नतम स्थान प्राप्त किया है। तो आपको यहां से 3 आंकड़े याद रखने हैं। कौन कौन से रखने हैं आपको मैं वापस रिपीट करवा देता हूं। पहला कि आपके पास में वैश्विक नवाचार सूचकांक है, यहां पर शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है तो स्विट्जरलैंड ने आपके पास में प्राप्त किया है। भारत का स्थान कौन सा है, 138वां है। और यदि पूछा जाए कि निम्नतम स्थान किसने प्राप्त किया है तो आपको ध्यान रखना है कि नाइजर ने क्या है, निम्नतम स्थान प्राप्त किया है। तो ये दोनों रिपोर्ट केंद्र के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला अपन चर्चा करते हैं वापस आपके पास में एक आपके पास में है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। यदि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो ये चर्चा में क्यों है तो आपको ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है कहाँ पर,
तो आपको ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर है, हिमाचल प्रदेश। ये चर्चा में क्यों है? तो आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित भारत के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को अपने प्रतिष्ठित वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व WNBR में शामिल किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि यूनेस्को ने अपनी WNBR उसमें क्या है, इसको शामिल किया है। किसको किया है? तो आपको नाम याद रखना है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, और ये कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। अब यदि पूछा जाए यूनेस्को की इस सूची में शामिल भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या आपके पास में कितनी होगी? 13। आपके पास में वर्तमान में जो है रिजर्वों की संख्या आपके पास में कितनी होगी? 13। आपको इतना ध्यान रखना है कि हाल फिलहाल में WNBR है उस रिपोर्ट के अंदर शामिल हुआ है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर, और है कहां पर? तो आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, तो आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो आपको इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। अगला आपके पास में है भारत का पहला बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र। आपके पास में बात कर रहा है बायो एथेनॉल, बायो एथेनॉल संयंत्र की बात कर रहा है, और ये किस पर आधारित है? जो आपके पास में बांस है, बांस पर आधारित है। ठीक है, अब ये आपके पास में स्थान कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है गेलाघाट जिले के नुमालीगढ़ रिफाइनरी आपके पास में है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है, और ये कहां पर है? असम में। तो आपको ध्यान रखना है नुमालीगढ़ रिफाइनरी और रिफाइनरी लिमिटेड, और ये कहां पर है? असम के अंदर। तो आपके पास में जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है आपके पास में असम में, वहां पर आपके पास में बांस आधारित आपके पास में क्या है? बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया है आपके पास में। तो अब आपको ध्यान रखना है कि उद्घाटन किसने किया है? तो आपके पास में 14 सितंबर 2025 को भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र जी मोदी साहब, इन्होंने आपके पास में उद्घाटन किया है। तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम में बांस आधारित बायो एथेनॉल संयंत्र क्या है? स्थापित किया है। अगली अपन चर्चा करेंगे, आप सभी एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, और आपके पास में आप कहां से जुड़े हुए हो। तो आप सभी एक बार मुझे कमेंट कर दें ताकि मुझे भी पता चले कि क्लास कैसी चल रही है। अगला आपके पास में है, काफी इंपॉर्टेंट है राजस्थान की दृष्टिकोण से, इंपॉर्टेंट लगाना ना, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी आपके पास में। आपके पास में कहा गया है सेवा पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा। अब आपने देखा होगा कि मोदी साहब का जो जन्मदिन है उस जन्मदिन के आपके पास में सेवा पखवाड़ा है वो शुरुआत किया है। आपको ध्यान रखना है कि 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक आपके पास में सेवा पखवाड़ा मनाया गया है। यदि पूछा जाए राजस्थान में कि सेवा पखवाड़ा है आपके पास में कब से कब मनाया गया है, तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया गया है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर अगला आपके पास में रखना है ग्रामीण सेवा शिविर। यदि ग्रामीण सेवा शिविर की बात की जाए तो इसका उद्घाटन कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, इन्होंने आपके पास में एक स्थान है आपके पास में बस्सी है, बस्सी का आपके पास में एक गांव है बिराजपुरा, बस्सी का एक गांव है आपके पास में बिराजपुरा। तो आपके पास में जो बस्सी का गांव है बिराजपुरा, वहां से आपके पास में ग्रामीण सेवा शिविर का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो ये स्थान काफी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लेना। आपके पास में या तो डेट पूछी जाएगी या आपके पास में गांव पूछा जाएगा। इसके बाद में यदि पूछा जाए कि शहरी सेवा शिविर का उद्घाटन कब किया है, तो आपको ध्यान रखना है कि 17 सितंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपके पास में जयपुर का मालवीय नगर, आपका जो मालवीय नगर है, मालवीय नगर से आपके पास में शहरी आपके पास में सेवा शिविर है उसका उद्घाटन किया है। और आपके पास में जो बस्सी का जो गांव है बिराजपुरा, वहां से आपके पास में ग्रामीण सेवा शिविर का उद्घाटन किया है।
एग्जाम की दृष्टिकोण से ये प्रश्न बन सकता है, तो इंपोर्टेंट लगा लेना। अगला है आपके पास में, वापस काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपके पास में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है वहाँ ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। आपके पास में राजस्थान ऐसा ही है या आरएस है, आपके पास में जो अच्छे लेवल की एग्जाम है वहाँ पर ऐसा प्रश्न बन सकता है। तो अपन चर्चा करते हैं भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप है आपके पास में विक्रम। ये आपके पास में स्वदेशी माइक्रो आपके पास में प्रोसेसर है, उसकी चिप है आपके पास में। तो कब आपके पास में इसका उद्घाटन किया है, तो ध्यान रखना कि 2 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट हुआ था। उसमें भारत की पूरी तरीके से पहले आपके पास में स्वदेशी 32 बिट, कितने बिट की है आपके पास में, तो ध्यान रखना है 32 बिट की माइक्रो प्रोसेसर आपके पास में चिप है विक्रम है, लॉन्च की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास में विक्रम है माइक्रो प्रोसेसर चिप है आपके पास में, ये आपके पास में 32 बिट की है। ठीक है। इसके बाद में पूछा जाए कि लॉन्चिंग के दौरान इस चिप को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी साहब को क्या है, सौंपी है। और आपके पास में इसके निर्माता कौन है, किसने बनाई है, तो आपको ध्यान रखना है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर और इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला है, इन दोनों ने मिलकर क्या है, इसको विकसित किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन सी है, तो आपको नाम रखना है विक्रम। और ये कितने बिट की है, 32 बिट की है। किसने बनाई है इसको, तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है उसने, और आपके पास में इसरो की सेमीकंडक्टर जो प्रयोगशाला है, इन दोनों ने मिलाकर इसका क्या है, निर्माण किया है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दृष्टिकोण से ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना है। अगली अपन चर्चा करते हैं वापस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके पास में वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको तो भाई। ठीक है, स्टार भी लगा लो क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अब अपन चर्चा करते हैं कि माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हाल फिलहाल में क्यों चर्चा में है, कहां पर है, तो आपके पास में एक गांव है नापला, नापला गांव। और ये नापला गांव है कहां पर, आपको ध्यान रखना है बांसवाड़ा के अंदर। अब ये चर्चा में क्यों है कि आपके पास में जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, आपने पहले एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसके बाद में ये राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट होने का कारण है कि ये राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। कौन सी, माही बांसवाड़ा परमाणु आपके पास में ऊर्जा परियोजना। कहां पर है, तो आपके पास में ध्यान रखना है कि नापला गांव कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। इसके बाद में इसका जो उद्घाटन किया है, ये किसने किया, आपके पास में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने किया है। और इसकी क्षमता कितनी है, जब आपके पास में प्रश्न कथन और कारण पर आधारित बनेगा तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना है इसकी क्षमता आपके पास में 2800 मेगावाट, मेगावाट। अगला आपके पास में है कि इस परियोजना को विकसित कौन करेगा, तो आपको ध्यान रखना है एनपी एनपीसीआईएल, एनपीसीआईएल है, इसको विकसित करेगा। और इसमें लगभग आपके पास में 42,000 करोड़ रुपए का क्या है, खर्चा आएगा। तो आपको यहां से कुछ डाटा है वो मैं वापस में बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि माही बांसवाड़ा आपके पास में परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, तो आपको नाम याद रखना है नापला गांव कहां पर है, बांसवाड़ा के अंदर। और ये आपके पास में इंपॉर्टेंट इसलिए है कि राजस्थान की दूसरी परमाणु ऊर्जा परियोजना है। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसकी क्षमता कितनी है, तो 2800 मेगावाट की है। कौन इसको विकसित कर रहा है, तो एनपीसीआई इसको विकसित कर रहा है। और इसमें खर्चा कितना आएगा, तो आपके पास में आएगा 42,000 करोड़ रुपए। तो एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला यदि अपन चर्चा करें तो आप सभी कमेंट करते रहें साथ साथ में, और जो अपना चैनल है अल्फा एकेडमी बाड़मेर, अल्फा एकेडमी बाड़मेर,
आप सभी इसको सब्सक्राइब कर लो और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी अल्फा एकेडमी बाड़मेर है, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी एक बार है सब्सक्राइब कर लो। अगला आपके पास में वापस इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है भाई, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन है? तो हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो आपके पास में धनखड़ साहब है उन्होंने इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद में वापस आपके पास में 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। कौन बने हैं? तो आपको नाम याद रखना है, सीपी राधाकृष्णन। राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन है, ये आपके पास में क्या बने हैं? 15वें आपके पास में उपराष्ट्रपति बने हैं। तो आपके पास में इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नु स्वामी राधाकृष्णन, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सीपी राधाकृष्णन, जिसके 15वें उपराष्ट्रपति हाल फिलहाल में बने हैं। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी है आपके पास में पी सुदर्शन रेड्डी, इनको 152 मतों से क्या है आपके पास में पराजित किया है। और इसके आपके पास में है सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले हैं और इनके जो प्रतिद्वंदी है सुदर्शन रेड्डी, इनको कितने वोट मिले हैं? 300 वोट मिले हैं। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति है उनका नाम है आपके पास में सीपी राधाकृष्णन है। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है यहां से। अगला आपके पास में है कि राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में जो अपने मुख्य न्यायाधीश थे KR श्रीराम है आपके पास में, उनका कार्यकाल है पूरा हो चुका है, लगभग 2-2.5 महीने का कार्यकाल था। इसके बाद में वर्तमान में जो कार्यवाहक आपके पास में हाईकोर्ट का जज बनाया गया है, ये किन्हें बनाया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कि जस्टिस संजीव प्रकाश। जस्टिस कौन से आपके पास में? संजीव प्रकाश। इनको राजस्थान हाईकोर्ट का क्या है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। ध्यान रखना, जस्टिस KR श्रीराम के 27 सितंबर 2025 को सेवानिवृत्त होने पर संजीव प्रकाश शर्मा को राजस्थान हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। तो वर्तमान में आपके पास में हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो आपको जो है नाम है वो ध्यान रखना है कि जस्टिस कौन से भाई? संजीव प्रकाश। ठीक है। अगला आपके पास में प्रश्न है, अगला आपके पास में अमोघ फ्यूरी महाअभ्यास कहां पर हुआ है? तो आपको ध्यान रखना है कि महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर हुआ है अमोघ फ्यूरी जो महाअभ्यास है वो। भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमान ने बीकानेर में स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक बड़ा एकीकृत युद्ध अभ्यास किया जिसका नाम है आपके पास में अमोघ फ्यूरी। और ये कब आयोजित हुआ है? ये आपके पास में 19 और 20 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ है। यदि एग्जाम में पूछा जाए कि अमोघ फ्यूरी महाअभ्यास कहां पर हुआ है, तो आपके पास में ध्यान रखना है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर है, वहां पर हुआ है। अगला है आपके पास में काफी इंपॉर्टेंट है कि आरपीसी की सदस्य है, ये चर्चा में ही रहते हैं हर बार। और एक आपके पास में मंजू शर्मा है, इन्होंने इस्तीफा दिया है। उनके इस्तीफा देने के बाद में आपके पास में नए सदस्यों की भी नियुक्ति हुई है। तो आरपीसी ने 3 सदस्य नियुक्त की है आपके पास में, जिसमें पहला आपके पास में हेमंत प्रियदर्शी, आपको नाम याद करना है, हेमंत प्रियदर्शी, जिनको हाल फिलहाल में नियुक्त किया गया है। इसके बाद में डॉक्टर अशोक कुमार कलवार, डॉक्टर अशोक कुमार कलवार है। और तीसरा आपके पास में डॉक्टर सुशील कुमार बिश्नू। ये 3 आपके पास में नए सदस्य आपके पास में नियुक्त किए गए हैं। और आपको ध्यान रखना है कि श्रीमती मंजू शर्मा ने 1 सितंबर 2025 को आरपीसी सदस्य से क्या है? इस्तीफा दिया है। तो हाल फिलहाल में इस्तीफा देने वाला सदस्य कौन है? वो तो है मंजू शर्मा। और नए कौन बनाए गए हैं, किसे नियुक्त किया है? तो आपके पास में हेमंत प्रियदर्शी है, दूसरा आपके पास में डॉक्टर अशोक कुमार कलवार है, तीसरा आपके पास में डॉक्टर सुशील कुमार बिश्नू है। आपको नाम थोड़े से याद रखने हैं। अगली अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान की लेपर्ड सफारी है, उस पर अपन चर्चा करते हैं कि आपके पास में लेपर्ड सफारी वर्तमान में चर्चा में है अजमेर। तो आपके पास में ध्यान रखना है कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 17 सितंबर 2025 को काजीपुरा गांव, ये काजीपुरा गांव कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है अजमेर के अंदर। ठीक है, अजमेर के अंदर है काजीपुरा गांव। वहां पर लेपर्ड सफारी की क्या है आपके पास में शिलान्यास किया है या उद्घाटन किया है। इससे पहले अपने के आसपास में एक अजमेर में झालाना, जो आपके पास में अजमेर से पहले एक तो झालाना, दूसरा आपके पास में रणथंभौर है।
वहां पर लिवर सफारी पहले से क्या है, शुरू है। तो आपके पास में झालाना और रणथंभौर के बाद में तीसरी लेपर्ड सफारी कहां पर है, अजमेर के। गांव कौन सा आपके पास में, ध्यान रखना है, काजीपुरा गांव। अगला आपके पास में चर्चा करते अपन है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस। हाल फिलहाल में प्रवासी राजस्थान दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो आपको ध्यान रखना है कि 10 दिसंबर। तो प्रवासी राजस्थानी दिवस है, कब घोषणा की मनाने की, तो आपके पास में 10 दिसंबर को है। और राजस्थान राइजिंग आपके पास में जो है, जो आपके पास में सबमिट होता है, ये आपके पास में 9 से 10 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। तो ये भी आपके पास में एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रवासी राजस्थानी दिवस है 10 दिसंबर को है। राइजिंग राजस्थान समिट का भी आपके पास में 9 से 10 दिसंबर को। अगला है आपके पास में, यदि अपन चर्चा करें तो अगला आपके पास में रहेगा राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव। यदि राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव की बात की जाए तो ये आपके पास में 8 सितंबर 2025 को कहां पर मनाया गया था, तो आपके पास में बिरला ऑडिटोरियम कहां पर है, जयपुर के अंदर। यदि पूछा जाए एग्जाम में कि राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 कब आयोजित हुआ, 8 सितंबर 2025 को कहां पर आयोजित हुआ, तो बिरला ऑडिटोरियम कहां पर है, जयपुर के अंदर है। अगला आपके पास में वापस काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि आपके पास में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, आपके पास में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार आपके पास में राजस्थान में किसे दिया गया है, तो आपको नाम याद रखना है, राजस्थान की नीलम यादव। राजस्थान की आपके पास में नीलम यादव है, यादव। इनको वर्तमान में आपके पास में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हाल फिलहाल में दिया गया है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार राजस्थान में किसे मिला है, क्योंकि राजस्थान के याद रखने आपको नीलम यादव को मिला है। आगे अपन चर्चा करते हैं, वापस काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि सारे मैंने एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न ही रखे हैं, कोई भी फालतू की चीज नहीं रखी है। क्योंकि करंट अफेयर्स एक अथाह भंडार है, कितना याद रखोगे, तो आपको शॉर्ट चीजें याद रखनी है। आपके पास में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, यदि आपके पास में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए तो ये किसे मिला है, तो आपको ध्यान रखना है मोहनलाल को। मोहनलाल, मोहनलाल चर्चा में इसलिए है क्योंकि इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ष 2023 का जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है वो आपके पास में अभिनेता है मोहनलाल। तो आपको ध्यान रखना है कि मोहनलाल का संबंध किससे है, तो अभिनेता से। भाई एक अभिनेता है जिनको हाल फिलहाल में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। कौन से वर्ष का मिला है, तो 2023 का मिला है। आपको एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है। अगला आपके पास में वापस इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आप क्या करोगे, नोट्स बनाओगे। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपके पास में सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने नोट्स बनाइए, जैसे मैं क्लास लेता हूं इसके बाद में वीडियो को पॉज करिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए। अगला आपके पास में रेमन मैगजी अवार्ड। यदि रेमन मैगजी अवार्ड की बात की जाए तो आपके पास में किसे मिला है, तो ध्यान रखना भारतीय गैर सरकारी संस्थान है। आपके पास में एक संस्थान है जिसका नाम है एडुकेट गर्ल्स। एडुकेट गर्ल्स आपके पास में एक संस्थान है जिसको 2025 का रेमन मैगसी अवार्ड आपके पास में मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। एडुकेट गर्ल्स आपके पास में नाम है शिक्षण संस्थान का। क्यों मिला है, कि इसी को क्यों मिला, दूसरे को क्यों नहीं मिला, तो ध्यान रखना है इन्होंने ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में वंचित लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य किया है। जो भी ग्रामीण क्षेत्रों से या दूर दराज के क्षेत्र से आती है उन लड़कियों को शिक्षित करने का कार्य किया है, जिसके कारण इनको आपके पास में रेमन मैगजी अवार्ड मिला है। किससे मिला है, तो आपको ध्यान रखना है एडुकेट गर्ल्स को मिला है। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से। तो आप सभी है इसको एक बार रिवाइज कर लो। अगली अपन चर्चा करते हैं राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार। यदि बात की जाए कि राज्य स्तरीय धन्वंतरी पुरस्कार किसे मिला है, तो आपके पास में पहला आपके पास में डॉक्टर मनीषा जैन।
आपको थोड़े बहुत नाम याद रखने हैं, कभी कभी प्रश्न ऐसे बन सकते हैं कि इनमें से किसे आपके पास में धन्वंतरि पुरस्कार मिला है या किसे नहीं मिला है। तो डॉक्टर मनीषा जैन अजमेर की है। दूसरा आपके पास में घोमाराम चौधरी है आपके पास में जोधपुर के, और गंभीर सिंह है आपके पास में भरतपुर के, गुलाब अली है श्री गंगानगर के, और पंच मेकर स्पेशलिटी सेंटर है आपके पास में बूंदी में। इनको आपके पास में धन्वंतरि पुरस्कार दिया गया है राज्य स्तरीय। ठीक है, अगला आपके पास में है एशिया कप 2000। ठीक है, एशिया कप 17वां संस्करण जो हाल फिलहाल में एशिया कप हुआ है, इसका आपके पास में 17वां संस्करण है। आयोजन आपके पास में हुआ है 9 से लेकर 28 सितंबर 2025 को। आपके पास में कहां पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात है, उसमें एशिया कप आपके पास में 17वां संस्करण आयोजित हुआ है। विजेता कौन है, आपके पास में भारत है, और उप विजेता कौन है, पाकिस्तान। एग्जाम की दृष्टिकोण से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विजेता कौन है, भारत है, और उप विजेता है पाकिस्तान। भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर 9वीं बार, कौन सी बार, 9वीं बार, 9वीं बार आपके पास में ये टूर्नामेंट आपके पास में जीता है। ठीक है, और तिलक वर्मा है, तो आपके पास में तिलक वर्मा है, ये फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं। और इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज है आपके पास में अभिषेक शर्मा है। इसके बाद में सर्वाधिक रन आपके पास में अभिषेक शर्मा ने बनाए हैं 314 रन, और सर्वाधिक विकेट लिए हैं वो कुलदीप यादव ने लिए हैं, कितने, 17 विकेट। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका भी। अगला आपके पास में है अमेरिका ओपन टेनिस। यदि अमेरिका ओपन टेनिस की बात की जाए कि आपके पास में पुरुष एकल विजेता है कौन है आपके पास में, तो आपको नाम याद रखना है अल्कारेज आपके पास में, कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, ये कहाँ के हैं, स्पेन के। तो ये पुरुष एकल में विजेता है आपके पास में अल्कारेज। यदि पूछा जाए उप विजेता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है जनिक सिन्नर, ये आपके पास में इटली के। इसके बाद में यदि महिला की बात की जाए कि महिला एकल में आपके पास में विजेता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि आर्यना, आर्यना सबालेंका, आर्यना सबालेंका है, ये कहाँ की है, बेलारूस की है। और यदि उप विजेता की बात की जाए तो आपके पास है अमांडा अनिसिमोवा, संयुक्त राज्य अमेरिका के है। तो इंपॉर्टेंट है आपके पास में, एक तो नाम आपको ध्यान रखना है कार्लोस अल्कारेस, और एक आपके पास में आर्यना सबलालेंका का आपका नाम ध्यान रखना है। तो अमेरिका टॉप 1 जो ओपन टेनिस है इसकी अपन चर्चा की है। अगला आपके पास में है पुरुष एशिया हॉकी कप। यदि पुरुष एशिया हॉकी कप की अपन चर्चा करें तो आपके पास में आयोजन आपके पास में हुआ है 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक। ठीक है, और कहां पर हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहां पर है, बिहार के अंदर। भारत में हुआ है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक तो भारत में हुआ और दूसरा आपके पास में विजेता भी कौन है, आपके पास में भारत। तो पुरुष एशिया हॉकी कप है, इसमें आपके पास में विजेता कौन है, भारत। और कहां पर हुआ है, राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहां पर है, बिहार के अंदर। उप विजेता कौन है आपके पास में, दक्षिण कोरिया। जब उप विजेता की बात की जाए तो आपके पास में कौन रहेगा, दक्षिण कोरिया। अब यदि अपन बात करें कि महिला एशिया हॉकी कप, महिला एशिया हॉकी कप 2025 की बात करें तो ये 5 से लेकर 14 सितंबर तक क्या है, आयोजित हुआ है। कहां पर हुआ है, तो आपके पास में ध्यान रखना हांगझो, हांगझो कहां पर है आपके पास में, तो चीन में इसका आयोजन हुआ है आपके पास में। और इसमें जो विजेता है वो आपके पास में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये आपके पास में क्या है, विजेता है। और भारत इसके अंदर क्या है, उप विजेता है आपके पास में। उप विजेता आपके पास में कौन है, भारत है। अगला है आपके पास में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025। आपके पास में जब बात की जाए कि वर्ल्ड रेसलिंग जो चैंपियन है आपके पास में 2025 कहां पर हुई है आपके पास में, तो आपको ध्यान रखना है कि 13 से लेकर 21 सितंबर कहां पर हुई है, जैग्रेब क्रोएशिया। आपको नाम याद रखना है जैग्रेब, ये कहां पर है, क्रोएशिया के अंदर, क्रोएशिया के अंदर है। ठीक है, और भारत की ओलंपियन अंतिम पंगाल, आपको नाम याद रखना है अंतिम पंगाल।
अंतिम पंगाल ने महिलाओं की फ्रीस्टाइल, इसका संबंध किससे? फ्रीस्टाइल से है। फ्रीस्टाइल में 53 केजी में आपके पास में क्या कांस्य पदक जीता है। इन्होंने क्या जीता भाई? कांस्य पदक। तो आपके पास में ध्यान रखना है कि आपके पास वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, इसमें भारत की आपके पास में जो अंतिम पंगाल है, इन्होंने फ्रीस्टाइल के अंदर आपके पास में क्या है? कांस्य पदक जीता है, जिनका नाम आपको इंपॉर्टेंट है, अंतिम पंगाल। अगला आपके पास में रहेगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। यदि अपन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात करें तो आपके पास में 4 से लेकर 14 सितंबर तक आयोजित हुई है। कहां पर आयोजित हुई है? तो आपको नाम याद रखना है, लिवरपूल। और ये कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम, यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अब भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते, टोटल 4 पदक जीते हैं, जिसके अंदर आपके पास में 2 तो स्वर्ण पदक है, 1 रजत पदक है और 1 कांस्य पदक है। ठीक है, तो भारत में आपके पास में जैस्मिन लेम्बोरिया है, इन्होंने आपके पास में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अगला आपके पास में मीनाक्षी हुडा, इन्होंने भी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है आपके पास में मुक्केबाजी के अंदर। और नुपुर त्योरण है, इसने क्या जीता है? रजत पदक जीता है। और पूजा रानी, इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो आपके पास में विश्व मुक्केबाजी चैंपियन में भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं। 4 में से आपके पास में 2 तो स्वर्ण पदक है, 1 रजत है और 1 कांस्य है। तो जैस्मिन लेम्बोरिया स्वर्ण पदक जीता है, मीनाक्षी हुडा स्वर्ण पदक जीता है, नुपुर सेवरन है रजत पदक जीता है और पूजा रानी है कांस्य पदक जीता है। तो आप सभी है साथ में नोट्स बनाते रहिए। अगला आपके पास में है कि आंद्रोत क्या है? जब अपन आंद्रोत की बात करेंगे तो आपके पास में स्वदेश निर्मित एक पनडुब्बी है, जो रोधी है, जो युद्ध पोत है आपके पास में, पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत है आंद्रोत, जिनको हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना में आपके पास में क्या है? शामिल किया है। तो आंद्रोस क्या है? एक है स्वदेशी आपके पास में पनडुब्बी विरोधी आपके पास में युद्ध पोत है, तो हाल फिलहाल में भारतीय नौसेना में क्या शामिल किया गया है। अगला आपके पास में राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आपके पास में हाल फिलहाल में राजस्थान के राज्य निर्वाचन जो आयुक्त है, ये है आपके पास में राजेश्वर सिंह। ठीक है, तो पंचायती राज के इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजेश्वर सिंह है। और ये आपके पास में रिटायर्ड क्या है? आईएएस है, जिन्होंने हाल फिलहाल 19 सितंबर को क्या है? जो पदभार है वो ग्रहण किया है। अगला आपके पास में राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स जयपुर विदेक। ठीक है, अब यदि अपन बात करें कि राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान है रिम्स, इसके ऊपर जो विधेयक आया है, इस विधेयक काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि राजस्थान विधानसभा में 8 सितंबर 2025 को क्या है? ये आपके पास में विधेयक लाया गया है। और इसका जो उद्देश्य है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का उन्नयन कर इसे दिल्ली एम्स की तर्ज पर है आपके पास में स्वायत्त संस्था राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के रूप में क्या है? स्थापित करना, ये इसका क्या है? उद्देश्य है। और वित्त पोषण है, ये आपके पास में एकीकृत संस्थान के चरणबद्ध रूप से 750 करोड़ रुपए का आपके पास में व्यय करने का क्या है? प्रावधान किया गया है। और इसमें राज्य के जो मुख्य सचिव है, ये क्या होंगे? इसके अध्यक्ष होंगे। और एक शासी निकाय का क्या है? गठन किया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके पास में ये एक तो 8 सितंबर के अंदर पारित हुआ है आपके पास में, दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उद्देश्य क्या है, और वित्त पोषण है आपके पास में 750 करोड़ रुपए। और इसका जो काफी इंपॉर्टेंट है, जब कथन कारण में बन सकता है प्रश्न, तो एक चीज ध्यान रखना है कि जो राजस्थान का मुख्य सचिव है, ये इसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और एक शासी निकाय है उसका गठन भी किया जाएगा। तो ये विधेयक भी काफी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना, जब राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण की बात की जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास में जो लोकेशन रहेगी वो कहाँ पर रहेगी? पुंगल की। पुंगल कहाँ पर है? आपके पास में बीकानेर के अंदर है। ठीक है, पुंगल कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और इनकी जो क्षमता रहेगी वो आपके पास में रहेगी 2500 मेगावाट। 2500 मेगावाट इसकी भंडारण की क्षमता रहेगी। और ये आपके पास में 4000 एकड़ में क्या है? विकसित है।
और जो अपने मोदी जी से है प्रधानमंत्री साहब, उन्होंने 25 सितंबर को बांसवाड़ा में जब दौरा किया था, तब इसकी आपके पास में क्या है, साथ में उद्घाटन किया है। तो यदि पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण परियोजना कहाँ पर है, तो पुंगल बीकानेर के अंदर है, और इसकी जो क्षमता रहेगी वो 2500 मेगावाट रहेगी। तो आप सभी को धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके पास में एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। थैंक यू।